मैं सपना मित्तल भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से जीव विज्ञान प्रवक्ता आज आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। मानव उत्सर्जन तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बताने से पहले सबसे पहले जानेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। देखो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारी उपापचयी अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है। उन उपापचयी अभिक्रियाओं के पश्चात कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी के लिए क्या है, वेस्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट बनते रहते हैं और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से रिमूव करना, क्या करना, बाहर निकालना, ठीक है। क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, कहाँ से, बॉडी से, ठीक है। इस क्रिया को रिमूव करने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, है ना, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं चलती हैं जिनके उपरांत कुछ वेस्ट मीन्स कैसे, जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट उत्पाद बनते रहते हैं जिन्हें हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। और इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को शरीर से रिमूव करना, बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है या उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। जो ह्यूमन है वो मुख्य रूप से एक्सक्रीशन करता है यूरिया का, ठीक है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी हमारा क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। कुछ मात्रा में अमोनिया या यूरिक एसिड भी पाया जाता है, पर मुख्य रूप से हम किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का, ठीक। अब इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर जो आपके एनिमल्स हैं, जो आपके जंतु हैं, उनको भी कैटेगराइज किया गया है। 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले होते हैं आपके अमोनियोटेलिक एनिमल्स। वे जंतु जो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया क्या है, अत्यंत विषैला पदार्थ है, ठीक है। अत्यंत विषैला पदार्थ है, तो जनरली वे एनिमल्स जो पानी में पाए जाते हैं या जल में पाए जाते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि जल में घुलकर उसकी विषाक्तता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो जल में रहने वाली कौन से हैं, जैसे फिश, मछलियाँ, स्वच्छ जल की मछलियाँ, फिश। इसके बाद कुछ सिलिंड्रेट्स, जैसे जेलीफिश, स्पंज आदि क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए इन सब को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं या अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। यूरियोटेलिक किन्हें कहते हैं, वे जंतु जो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का, ठीक है। जनरली जो कॉर्डेट्स हैं, ह्यूमन्स हैं, वो किसका उत्सर्जन, जनरली मुख्य रूप से कॉर्डेट्स में भी कौन से, मनुष्य, है ना, स्तनधारी जो हैं आपके मैमल्स जो हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का। इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं या यूरियोटेलिक जंतु कहते हैं। तीसरे हमारे होते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स किन्हें कहते हैं, जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक एसिड का उत्सर्जन अर्ध ठोस रूप में किया जाता है।
तो यूरिक एसिड का जो उत्सर्जन है वो जनरली किसके द्वारा किया जाता है? आपके रेप्टाइल्स, सरीसृप और एवीज, पक्षियों द्वारा। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए किसी अमोनोटेलिक जंतु का उदाहरण बताओ, अमोनोटेलिक जंतु का उदाहरण में आप क्या बताएंगे? स्वच्छ जलीय मछलियाँ बता सकते हैं, जेलीफिश बता सकते हैं, आप स्पंज बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है कि यूरियोटेलिक जंतु किन्हें कहते हैं, है ना, और कोई उदाहरण बताइए। तो यूरियोटेलिक किन्हें कहते हैं? जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। कोई उदाहरण जैसे आप स्तनधारी कह सकते हैं, मैमल्स कह सकते हैं, या पर्टिकुलर आप क्या कह सकते हैं? मनुष्य। तीसरे, यूरिकोटैलिक एनिमल किन्हें कहते हैं? जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? रेप्टाइल, सरीसृप और पक्षी किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक एसिड का। ठीक है, तो ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर एनिमल्स को जो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमें पता चला उत्सर्जन क्या है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? बॉडी से एक्सक्रीशन कहलाता है। और मनुष्य में ये क्रिया कैसे होती है? यदि हम मनुष्य के एक्सक्रीटरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं, देखो जो मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या है आपका? मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है आपका? मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी। मनुष्य में कौन सी है? किडनी, या जिसे हम क्या कहते हैं? एनीवाई किडनी, या जिसे हम क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं, वृक्क, या हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम रीनल। ये मुख्य उत्सर्जी अंग है किसके? मनुष्य के। इसके अतिरिक्त अन्य उत्सर्जी अंग भी हैं। अन्य उत्सर्जी अंग की श्रेणी में किस रखा है? जैसे आपकी स्किन, त्वचा। त्वचा का कार्य क्या है कि यह आवश्यकता से अधिक जल को पसीने के रूप में बाहर निकालती है, जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा है। ऐसे ही हमारे लंग्स, वैसे तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मेन श्वसन अंग है, पर जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो क्या करते हैं? CO2 को बाहर निकालते हैं। और CO2 हमारा बॉडी का क्या है? एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। इसलिए अन्य उत्सर्जी अंग में लंग्स को, फेफड़ों को भी रखा गया है। और तीसरे अन्य अगर आपसे पूछे तो हमारा क्या है? लीवर है, यकृत है। यकृत अन्य उत्सर्जी अंग की श्रेणी में आता है, क्योंकि यकृत भी आवश्यकता से अधिक शरीर में जो भी एमिनो एसिड आ जाते हैं उन्हें यूरियन में कन्वर्ट करने का क्या करता है? कार्य करता है। मीन्स यूरिया में बदलने का कार्य करता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए मुख्य उत्सर्जी अंग, तो मुख्य उत्सर्जी अंग तो हम क्या लिखते हैं? किडनी लिखते हैं या वृक्क लिखते हैं। और यदि हमसे अन्य उत्सर्जी अंग पूछा जाए तो हम क्या लिखते हैं? हम स्किन लिखते हैं, लंग्स लिखते हैं, या लीवर लिखते हैं। ठीक, अब आते हैं मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र पे। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का यदि अध्ययन कर रहे हैं तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है वन पेयर। वन पेयर होती है वृक्क या रीनल या किडनी। ठीक है, वन पेयर क्या होता है? यूरेटर। एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, ठीक है, और तीसरा होता है यूरेथ्रा। या हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्राशय। और सबसे लास्ट होता है मूत्र मार्ग। ठीक है, या हम जिसे कहते हैं यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग।
ठीक है। तो हमारे जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है उसमें 3-4 भाग हैं। सबसे पहला पार्ट है एक जोड़ी वृक्क या एक जोड़ी 1 पेयर रीनल, 1 पेयर यूरेटर या मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी यूरिनरी ब्लैडर, और नेक्स्ट हमारा है यूरेथ्रा। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक जोड़ी वृक्क। वृक्क कहाँ स्थित होते हैं मनुष्य में? मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जो आपकी बैकबोन है, जो आपका कशेरुक दंड है उसके दोनों ओर, मीन्स हमारी बॉडी की कहाँ होते हैं, पृष्ठ सतह पर होते हैं। और कितने होते हैं आपके, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये कहाँ लगे रहते हैं, कशेरुक दंड के दोनों ओर लगे रहते हैं। और एक झिल्ली जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम नामक झिल्ली द्वारा यह उदर गुहा की दीवार से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, स्थिति वृक्क की। अगर हम वृक्क की संरचना देखते हैं तो मनुष्य के जो वृक्क हैं, जो किडनी है, ये दिखाया है, जो वृक्क है या किडनी है, इनकी जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। जो लंबाई है, जो इनकी चौड़ाई है वो कितनी होती है आपकी, 6 सेंटीमीटर होती है। और जो इनकी मोटाई है वो लगभग कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। ये कैसे रंग के होते हैं, ये रेड कलर के, रेड या ब्राउन, भूरे रंग के होते हैं, रक्तिम भूरे, मीन्स लाल भूरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं आपके, सेम के बीज के आकार के, जैसे आपको दिख रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, ये सेम के बीज के आकार का दिखता है। इसका ये जो हिस्सा है ये उभरा हुआ होता है और ये जो हिस्सा है ये दबा हुआ होता है। अगर हम बाहर से देखते हैं, इसके उभरे हुए बाहर के ये हिस्सा बाहर की ओर उभरा रहता है। इसके उभरे हुए हिस्से को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इसके इस दबे हुए हिस्से को हम मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। तो ये एक वृक्क की संरचना हो गई, बाह्य संरचना, जैसे हमें बाहर से दिखाई देंगे। ठीक है, और मनुष्य में कितने होते हैं, 2 वृक्क होते हैं, दोनों सेम के बीज के आकार के। ठीक है, पर जो आपका ये जो दाएं कौन सा है, राइट साइड वाला वृक्क है, वो कुछ दबा हुआ होता है नीचे की ओर और ये कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। अब आता है हमारा, ये तो वृक्क की बाह्य संरचना है। अगर हम वृक्क की आंतरिक संरचना देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, मीन्स वृक्क की लंबवत खड़ी काट देखते हैं, हमने इसको खड़ा काटा है। अगर हम वृक्क की लंबवत खड़ी काट देखते हैं तो इसमें सबसे बाहर की तरफ हमें एक झिल्ली, एक कैप्सूल दिखाई देता है, जिससे हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। इसके ऊपर पूरे पे एक झिल्ली रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल या रीनल संपुट कहते हैं, जो किसकी बनी होती है, संयोजी ऊतक की। वृक्क की आंतरिक संरचना देखने पर इसमें लगभग 9 से 12 तक हमें पिरामिड्स की आकृति के समान संरचना दिखाई देती है। 9 से 12 तक पिरामिड दिखे हैं। एक सिरा कैसा होता है, चौड़ा, और एक संकरा, इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखती हैं। संख्या कितनी होती है, 9 से 12, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड्स कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स का चौड़ा भाग किसकी ओर है, कॉर्टेक्स की ओर है, और जो संकरा भाग है वो किसकी ओर होता है, वो मेड्यूला की ओर होता है। हमेशा किसकी ओर होगा, मेड्यूला की ओर होगा। तो चौड़ा भाग कॉर्टेक्स की ओर है और संकरा भाग मेड्यूला की ओर है। इसके संकरे भाग को एपेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, या पेपिला। क्या कहते हैं हम, पेपिला। और ये पेपिला ही कहाँ खुलता है, इसके नेक्स्ट भाग में खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। देखो, जब हमने रीनल या कॉर्टेक्स, जब हमने वृक्क की बाह्य संरचना देखी तो इसमें 2 भाग थे, पहला भाग कॉर्टेक्स और दूसरा भाग मेड्यूला। पर जब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इसमें 3 पार्ट्स दिखते हैं। पहला भाग होता है कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट हमें दिखता है रीनल मेड्यूला। हमें एक और तीसरा भाग दिखता है इसमें, जो
खोखले कक्ष के रूप में रहता है जिसे कहते हैं रीनल पेल्विस, जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। दो पिरामिड्स के बीच में जो स्थान रहता है इसमें संयोजी ऊतक भरा रहता है। ठीक है, और दो पिरामिड्स के बीच के इस भाग को बोलते हैं ब्रिटेनी। ठीक है, ब्रिटेनी कॉलम, रीनल के ब्रिटेनी कॉलम, ब्रिटेनी नामक वैज्ञानिक ने बताया इनके बारे में, इसलिए इन्हें कहते हैं रीनल के ब्रिटेनी कॉलम। ठीक, अब हमारा प्रत्येक वृक्क में हमें और क्या दिखाई देता है जब इंटरनल देखते हैं, हमें दिखाई देता है कि इसमें जो रुधिर को लाने वाली हैं रीनल आर्टरीज दिखाई देती हैं जो रुधिर को लेकर आती हैं, और हमें क्या दिखाई देती है, रीनल वेन्स, वेन्स भी दिखाई देती हैं, रीनल शिराएं जिन्हें हम कहते हैं, और रीनल शिराएं रक्त को ले जाने का काम करती हैं। जैसे मैंने यहाँ दिखाए हैं, अलग अलग कलर से दिखाया है। देखो ये जो आपकी क्या है, ये जो दिखाई है ये रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी, रीनल धमनी। धमनी क्या करती है, जिसमें शुद्ध रुधिर होता है, रेड कलर से दिखाई है, ये रुधिर को कहाँ लेके जाती है, वृक्क में लेके जाती हैं। ये ब्लू कलर से मैंने दिखाया है रीनल वेन्स, शिराएं, जो अशुद्ध रुधिर को लेकर कहाँ से आती हैं, वृक्क से निकलती हैं बाहर। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम रीनल वेन्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें रीनल वेन्स, और ये रीनल आर्टरीज अंदर जाकर पूरे वृक्क में शाखाओं में विभाजित होकर जाल के रूप में एक नेटवर्क बनाती है, कैपिलरी नेटवर्क, केशिकाओं का एक नेटवर्क बनाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार वेन्स भी और आर्टरीज भी किडनी में जाल की तरह संयोजी ऊतक में फैले होती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आता है हमारा, अब हमें वृक्क में और क्या दिखाई देता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, प्रत्येक पिरामिड्स में ऐसी नलिकाएं दिखाई देती हैं, ट्यूब्यूल्स दिखती हैं। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में लगभग ऐसे हमें क्या दिखाई देती हैं, 12 लाख नलिकाएं दिखाई देती हैं। इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, इन नलिकाओं को नाम दिया गया है नेफ्रॉन्स। यहाँ पर नलिकाएं हैं जाल की तरह, प्रत्येक इसमें पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या लगभग 12 लाख होती है। मीन्स पूरा जो वृक्क है वो किससे ढका हुआ दिखाई देता है, सारे में नलिकाएं, इसलिए ही वृक्क नलिकाओं को वृक्क की संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वृक्क की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेफ्रॉन्स आएगा। ये अधिकतर पूछा जाता है, या वृक्क नलिका। ठीक है, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं, या इन्हें हम वृक्क नलिकाएं कहते हैं। अगर अब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें, जो ये जाल के समान स्ट्रक्चर यहाँ हमें दिख रही है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, एक नेफ्रॉन या एक वृक्क नलिका के स्ट्रक्चर देखते हैं, तो एक वृक्क नलिका में हमें 2 भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पहला भाग होता है मेलपिगियन, मेलपिगियन कैप्सूल, मेलपिगियन संपुट। नेक्स्ट दूसरा भाग होता है सिक्रीटरी ट्यूब्यूल या सिक्रीटरी पार्ट, श्रावी भाग। ठीक है, तो एक वृक्क नलिका में हमें कितने, एक नेफ्रॉन में हमें कितने भाग दिखाई देते हैं, एक नेफ्रॉन में कितने भाग दिखते हैं, 2 भाग दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस मेलपिगी कैप्सूल की स्ट्रक्चर। यदि हम देखते हैं मेलपिगी कैप्सूल, यह प्याले नुमा संरचना होती है, प्याले सदृश, और बीच में से खोखली। जैसे कहते हैं गुब्बारा होता है और गुब्बारे को एक तरफ से दबा दें, जैसे गुब्बारे को दबा दिया गया है पर उसके अंदर की कैविटी कैसी है, खोखली हुआ है। इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेलपिगियन कैप्सूल। या इस कैप्सूल को हम, केवल इस रचना को हम क्या बोलते हैं, बॉमेंस
बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेन का संपुट। फिर वही बात है, किसने बताया? बॉमेंस नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए हम क्या कहते हैं? बॉमेंस संपुट या बॉमेंस का कैप्सूल। इस कैप्सूल में जो वॉल है, भित्ति है, वो किसकी बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम, शल्की उपकला ऊतक। हिंदी में स्क्वैमस एपिथेलियम को हम जानते हैं, क्या कहते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम को शल्की उपकला ऊतक। ठीक है, तो किसकी बनी होती है? एपिथेलियल की। पर वे भित्ति का वह भाग जो भीतर की ओर धंसा रहता है, इसमें कुछ छिद्रित कोशिकाएं हमें दिखती हैं। कुछ छिद्रित कोशिकाएं इस तरह से दिखती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। ये छिद्रित कोशिकाएं रुधिर को छानने का कार्य करेंगी। इन्हें हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट्स कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो कहाँ पाई जाती हैं? नेफ्रॉन्स में पाई जाती हैं। नेफ्रॉन्स के बॉमेन संपुट में पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा भाग, मेलपी की कैप्सूल में भी दो भाग हैं। पहला भाग बॉमेन संपुट और दूसरा होता है केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसे स्पष्ट रूप से बना देते हैं एक बार, जो आपको क्लियर दिखे। ये हमारा बॉमेंस कैप्सूल मैंने अभी बनाया था, जो उसके स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा है केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस। केशिका कैपिलरी, गुच्छ, गुच्छा मतलब एक साथ बहुत सारी कैपिलरीज क्या हैं? मिलकर क्या बनाती हैं? केशिका गुच्छ बनाती हैं। जब रीनल आर्टरी ऊतकों के बीच में प्रवेश करती हैं, तब वो केशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, केशिका गुच्छ में एक केशिका होती है जो रुधिर को केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस में लाने का कार्य करती है। इस केशिका को हम बोलते हैं एफ्रेंट, एफ्रेंट एट्रियोल, एफ्रेंट एट्रियोल। हिंदी में बोलते हैं अभिवाही धमनिका। ठीक है, वह धमनिका जो रुधिर को वापस बाहर लेके जाएगी, इसे बोलते हैं इफ्रेंट एट्रियोल या अपवाही धमनिका, है ना। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने ये चौड़ी बनाई है और ये पतली। ऐसा ही होता है रियल में। जो आपकी एफ्रेंट एट्रियोल है, इसका व्यास ज़्यादा होता है, जो इफ्रेंट एट्रियोल होता है उसका व्यास क्या होता है? कम होता है। तो जिस प्रेशर के साथ ब्लड केशिका गुच्छ में प्रवेश करता है, उस प्रेशर के साथ बाहर नहीं निकल पाता, जिससे किसकी क्रिया हो जाती है? रुधिर के छनने की क्रिया। वो बाद में बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। अभी हम केवल क्या बता रहे हैं आपको? संरचना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका? तो केशिका ग्लोमेरुलस, और ये क्या है? बॉमेंस कैप्सूल। ये दोनों किसके भाग हैं? ये दोनों भाग हैं मेलपिगियन कैप्सूल के। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या बनाई थी? पोडोसाइट सेल्स। यहाँ पर क्या होती है? पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं मेलपिगियन कैप्सूल में। नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट आता है नेफ्रॉन का, वृक्क नलिका का श्रावी भाग, जिसे हमने क्या कहा था? श्रावी भाग या सिक्रेटरी पार्ट। श्रावी भाग में सबसे पहला होता है, छोटी सी रचना होती है जिसे कहते हैं नेक, नेक कहते हैं, या हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रीवा, गर्दन। बहुत छोटा होता है। उसके बाद सीधे कौन सा भाग शुरू हो जाता है आपका? जिसे हम क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये जो भाग है यहाँ तक का, इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? समीपस्थ कुंडलित नलिका, और वैसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये जो रचनाएं बनाई हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए हैं, अंगुली सदर्श रचनाएं जो बनाई हैं, इन्हें कहते हैं विलयी, या हिंदी में कहते हैं रसांकुर। और इन रसांकुर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटी रचनाएं पाई जाती हैं जो एब्जॉर्प्शन का कार्य करेंगी, अवशोषण का काम करेंगी। और इन रचनाओं को हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर। ठीक है, ये किसका कार्य करती हैं, अवशोषण का काम करती हैं। ठीक, तो ये क्या है हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो जो भी फिल्टर यहाँ आएगा उसके बाद यहाँ आता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है आपका सिक्रेटरी पार्ट, जिसे हम कहते हैं हेनले लूप या हेनले का लूप। हेनले नामक वैज्ञानिक ने इसका वर्णन किया है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हेनले का लूप, क्योंकि ये लूप के समान रचना है। ठीक है, इसे कहते हैं हेनले का लूप, हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। ठीक, और इस लूप में इस लूप को हेनले ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर ये आगे का भाग। इस लूप में इस भुजा को, इस लिम्ब को कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, या हिंदी में क्या कहेंगे, अवरोही भुजा। जो फिल्ट्रेट यहाँ से आता है, यहाँ से होता हुआ एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ आएगा डिसेंडिंग लिम्ब में। इसके बाद इसे क्या कहते हैं, इतने पार्ट को बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, आरोही भुजा। ठीक है, ये भी असेंडिंग लिम्ब है, इसको भी असेंडिंग लिम्ब ही कहते हैं, बट अंतर क्या है, ये थिन वॉल्ड है। थिन वॉल्ड, इसकी भित्ति कैसी है, पतली। और ये जो ऊपर वाला है, इसकी भित्ति कैसी हो जाती है, अंदर से मोटी, थिक वॉल्ड। ठीक है, इसीलिए इसको कितने भागों में बांटा है, आपके 2 पार्ट्स में बांटा है। कहाँ पाई जा रही हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं ये रचनाएं, वृक्क नलिकाएं, और ऐसी 12 लाख हैं प्रत्येक में, प्रत्येक वृक्क में। देखो जो नेफ्रॉन्स हैं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितने बन जाते हैं, मीन्स भ्रूणीयावस्था में 12 लाख बन जाते हैं प्रत्येक किडनी में। इसके बाद इनके केवल आकार में वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि नहीं होती। इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी, केवल किस में वृद्धि होती है, आकार में। ठीक है, तो हम कहाँ तक आ गए हैं, हमारा पहला भाग था नेक, श्रावी पार्ट का, दूसरा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, तीसरा हेनले लूप। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा, हेनले लूप। नेक्स्ट वन हमारा आता है, अब ये नलिका कहाँ खुलती हैं, आगे चलकर इसे थोड़ा सा और आगे तक ऊपर तक लेना है, क्योंकि डिस्टल ट्यूब्यूल कहाँ तक किसके निकट होती है, इफ्रेंट एट्रियोल के निकट, तो इसलिए इसे ऊपर तक लेंगे। ये इफ्रेंट एट्रियोल है हमारी, इसके निकट तक होती है, इसे बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं, या इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसकी जो भित्ति होती है, इसकी जो पारगम्यता है, वो आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण। ठीक है, जब क्रियाविधि पढ़ेंगे तो आपको इसको डिटेल में बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये डिस्टल ट्यूब्यूल है, यहाँ पर इफ्रेंट एट्रियोल है। कुछ वृक्क नलिकाओं में जहाँ बिल्कुल पास में आ जाते हैं, वहाँ पर जो एफ्रेंट एट्रियोल है, उसमें कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं वॉल में। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। और इसी के संपर्क में जो डिस्टल ट्यूब्यूल में सेल्स बनती हैं, बड़ी कोशिकाएं,
इसे कहते हैं मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा, ठीक है, क्या बनेगा, मैक्यूला डेंसा। और इस पूरे संरचना को हम क्या बोलते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलस एपरेटस, ठीक है। अब इस जक्स्ट्राग्लोमेरुलस एपरेटस का क्या काम है, ये है क्या बनाता है, रेनिन हार्मोन बनाता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन बनाता है आपका, रेनिन हार्मोन के बनने पर नियंत्रण करता है। तो ये किसकी संरचना है, वृक्क नलिका, डिस्टल टिब्यूल। पहला कौन सा बना आपका, बॉमेंस कैप्सूल से स्रावी भाग में नेक, प्रॉक्सिमल टिब्यूल, हेनलेज लूप। नेक्स्ट 4 हमारा था कौन सा, डिस्टल टिब्यूल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये जो डिस्टल टिब्यूल है अब कहाँ खुलती हैं, एक नली में खुलती हैं बड़ी, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल, संग्रहकारी नलिका, क्या कहते हैं, कलेक्टिंग टिब्यूल में। और इस संग्रहकारी नलिका में ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी वृक्क नलिकाएं आकर खुलती हैं जिनका यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या करती रहती है, एकत्रित करती रहती है, इसलिए इसका नाम रखा है कलेक्टिंग टिब्यूल। मैंने तो आपको एक खोल के दिखाई है कि खुला है यहाँ, ऐसी ही बहुत सारी वृक्क नलिकाएं कहाँ खुलती हैं, आपके कलेक्टिंग टिब्यूल्स में खुलती हैं। और ये कलेक्टिंग टिब्यूल कहाँ खुलता है, ये यहाँ खुलता है रीनल पेल्विस में, क्योंकि ये नलिका कहाँ है, यहाँ, और पेपिला के छोर पर यहाँ खुलती है ये कलेक्टिंग। तो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कहाँ आ जाता है, पेल्विस में। और पेल्विस से क्या निकलती हैं, आपको दिखा रहे इधर, पेल्विस से क्या निकलती हैं आपकी, ये जो नली निकाली है ये दिखाइए ना, ये पाइप की तरह की, ये प्रत्येक वृक्क से ये नली निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी, उत्सर्जन तंत्र का दूसरा भाग, जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं या यूरेटर कहते हैं। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ये, ठीक है। यूरेटर की जो लंबाई है वो कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और जो भी कलेक्टिंग टिब्यूल से किस में गया है, बटैनी की टिब्यूल में, वो कहाँ आ जाता है, पेल्विस में। और पेल्विस से कहाँ आ जाता है, यूरेटर में। यूरेटर आगे चलकर एक कक्षनुमा रचना में खुल रही है इसमें, इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, या हम इसे क्या कह रहे हैं, मूत्राशय। कैसी रचना होती है, थैले के समान रचना होती है। दोनों यूरेटर इसी में आकर खुलती हैं तिरछे छिद्र द्वारा। तिरछे क्यों होते हैं वो छिद्र, अगर तिरछे होंगे तो यूरिन आता रहेगा, वापस ऊपर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। और जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें की दीवार में फैलने की क्षमता होती है। जैसे जैसे यूरिन इसके अंदर आकर भरता है ये फैलता चला जाता है। इस यूरिनरी ब्लैडर में कितना आ सकता है, 800 मिलीलीटर तक यूरिन एकत्रित हो सकता है। कितना हो सकता है, 800 मिलीलीटर, 800 ml तक हो सकता है। इसके बाद ये जो खुलता है वो किस में खुलता है, ये इसे कहते हैं यूरेथ्रा, या इसे हम क्या कह रहे हैं, मूत्र मार्ग, है ना। जो फीमेल होती है, मीन्स स्त्रियां होती हैं, उनमें ये जो मूत्र मार्ग है वो 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और सीधे वेजाइना योनि छिद्र द्वारा कहाँ खुल जाता है, शरीर से बाहर। पर पुरुषों में जो इसकी लंबाई है वो कितनी होती है, लगभग 16 से 20 सेंटीमीटर, और ये पेनिस या शीशन के अंदर से होकर खुलता है। पेनिस या शीशन के शीर्ष पर कहाँ खुलता है, बाहर खुलता है, ठीक है। तो यूरिन इस छिद्र द्वारा कहाँ निकल जाता है, शरीर से बाहर। मेल में इसी छिद्र द्वारा स्पर्म्स या शुक्राणु भी बाहर निकलते हैं, इसलिए इस छिद्र को बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल पोर, मूत्रोजनन छिद्र। मूत्र भी निकल रहा है और जनन के लिए स्पर्म्स भी कहाँ से निकलते हैं, यहाँ से। तो मेल में जो मूत्र मार्ग होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, लगभग 16 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये उत्सर्जन तंत्र मनुष्य का समझ आया होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसकी क्रियाविधि। थैंक यू।